ये जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त है फैसल राठौर, जिन्होंने कलअदम करार दिया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिन्होंने चारों के सर के ऊपर इनाम भी रखा, जिनकी हुकूमत ने 4 रहनुमाओं के सर के ऊपर इनाम रखा गया, जिनमें से अब एक जबरी तौर पर लापता है, यानी उनका कुछ पता नहीं है, गिरफ्तारी नहीं डाली गई, ना ही किसी अदालत में पेश किया गया शौकत नवाज मीर को, और ये अब एक नॉर्मल चीज़ पाकिस्तान में समझी जा रही है। तो मुहाजिरीन की नशिस्तों का खात्मा कोई शिकवा या गिला नहीं है, एक जायज़ मुतालबा है। अब ये कहना शुरू होगी पीपल्स पार्टी, यानी पीपल्स पार्टी पहले किसी और तरफ खड़ी थी, अब वो ये कह रही है बिल्कुल जायज़ गिला है, मुहाजिरीन की नशिस्तों का खात्मा होना चाहिए। वो ये क्यों कह रहे हैं? वो ये इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा सीटें पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत है, और मरीम नवाज पंजाब से ज़्यादा सीटें छीन लेगी ताकत के बलबूते पे, और वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेंगी। तो पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि अगर हुकूमत बनानी है तो आज़ाद कश्मीर वालों को राज़ी करो, और पीटीआई जो है उसको गेम से बाहर तो वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने कर लेना है। तो एक हुकूमत तो बन गई गिलगित बल्तिस्तान में, तो एक और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लेते हैं, और हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दे दे। आने वाले दिनों में आप बिलावल और जरदारी के मुंह से एस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी और तारीफ़ें भी सुनेंगे। नादरीन, हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। मैं वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर बात करता हूँ, लोगों को बड़ी आग लगती है, गुस्सा आता है कि इस पे बात क्यों करते हैं। मैं DGISPR का वो स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ, मेरी फ़ौज के तर्जुमान है कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो इस बात को बड़ा माइंड किया जाता है, लेकिन अब शुक्र है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत ने होश के नाखून लिए हैं और इस पर बात करना शुरू की है। मैं लंबे अरसे से खबरदार कर रहा हूँ, और ये मैं कई सालों से खबरें दे रहा हूँ। जब इंडिया ने पाकिस्तान के पानी के ऊपर कोई नया मंसूबा शुरू किया, मैंने सबसे पहले रिसर्च करके उसके ऊपर खबर देने की कोशिश की। जब इसके बारे में एक छोटी सी खबर भी आई तो मैंने पूरी तहकीक करके एक एक चीज़ कौम के सामने रखी। ये हमेशा से मैं करता हूँ, और अब ये सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ गया। इंडिया बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है और झेलम और चनाब को फारिग करने वाला है। दरियाए सिंध के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है। तो पहली मरतबा अब इनको होश के नाखून आए थोड़े से, और सिंध तास मुआहदे के ऊपर इन्होंने जनाब यकतरफा किस्म की कॉन्फ्रेंसेस बुलाना शुरू कर दी हैं। इसमें मेरे ख्याल में ना राब्ते करने चाहिए इंडिया के साथ, इंडिया को अंगेज करना चाहिए। इस हुकूमत ने इंडिया के साथ राब्तों में कोई कबाहत नहीं है इन्हें, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कुट्टी होगी इंडिया के साथ, इनके राब्ते हैं, हॉटलाइन हर वक्त चलती रहती है, और एक जंगबंदी हुई है, और इसके बीच में कुछ बातचीत भी हुई है इनकी। तो इंडिया के साथ राब्ते करें, जो सालिस मौजूद हैं ये सिंध तास मुआहदे के, तो वो उन सालिसों और जामिनों के साथ बातचीत की जाए, उन्हें होश दिलाया जाए। हर फोरम पे पाकिस्तान को जाना चाहिए। लड़ाई जो है वो किसी भी मसले का आखिरी हल हो सकता है, और लड़ाई कभी भी मसले का हल नहीं होती, लड़ाई खुद ही एक मसला होती है। लेकिन बाद औक़ात लड़ाई के बाद मसले का हल निकल आता है, जब दोनों फरीकैन को होश आती है कि लड़ाई में काफ़ी नुकसान हो गया। तो लड़ाई तो मसले का आखिरी हल होता है। बातचीत करें, डायलॉग करें, बैठे किसी तरह कायल करें, कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और अगर अब कोई लड़ाई हो जाए या कोई कार्रवाई हो जाए ना, तो फिर पाकिस्तान को अब 70 साल से जो कौम के साथ वादे किए गए ना वो पूरे करने चाहिए। यानी सियाचिन इंडिया ने छीन लिया, कारगिल पे इंडिया ने कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान की तो ज़मीनों पे इंडिया ने कब्जा ही किया है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक। तो अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज ने 70 साल से वादा किया हुआ है कि कश्मीर को हम आज़ाद करवा कर देंगे, तो वो भी करने पर लगे हाथों जब भी कभी कोई मामला छिड़े तो। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के पानी के ऊपर जितने बंद हैं फिर वो ख़त्म किए जाए, ताकि पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान में बगैर किसी रुकावट के एक फ़्लो के साथ आ सके। नादरीन, तेल महंगा हो जाता है ना पाकिस्तान में, एक अजीबोगरीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब तेल सस्ता करने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है, वो एक के बाद एक टैक्स उसके ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। कोई इन्वायरमेंटल लेवी है उसको भी बढ़ा दिया इन्होंने। यानी किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ देने के लिए ये हुकूमत तैयार नहीं है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जंग से पहले वाली सूरत हाल से भी नीचे चली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। जंग हो जाए ना, आलमी मंडी में तेल महंगा हो जाए, तो पाकिस्तान में उसके असरात 24 घंटे में आते हैं। आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया तो पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर तेल महंगा हो जाता है। लेकिन आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया तो पाकिस्तान में उसके असरात 3 हफ्ते से 1 महीने के बाद आते हैं। हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को। यानी वहां महंगा होता है तो आप 24 घंटे में यहां महंगा कर देते हैं, वहां सस्ता होता है तो आपको सस्ता करने में 3 हफ्ते से 1 महीने तक मौत पड़ जाती है कि जनाब हमने सस्ता नहीं करना। तो अजीबो गरीब किस्म के जेब कतरे जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं। नादरीन, यहां पे एक फैक्ट है जो पेश किया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने।
ये फैक्ट मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको मैं याद दिलाता रहता हूं कि आईपीपीज का जुर्म पाकिस्तान के साथ शरीफ खानदान ने सबसे बड़े पैमाने पर किया। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ चीज़ों को रोका और फिक्स किया। अगर इमरान खान साहब 2021 में आईपीपीज के साथ बातचीत ना करते और डॉलर रेट 148 के ऊपर फिक्स ना करते तो आज सूरत पता क्या होती, ये मैं आपको बताता हूं। हुआ यह था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कि डॉलर तो महंगा होता चला जा रहा था और उसने 200-250 तक पहुंचना था। इमरान खान साहब के दौर में जब डॉलर का रेट 175 था तो इमरान खान साहब ने आईपीपीज को इस बात के ऊपर कायल कर लिया और उनके साथ मुआहदा कर लिया कि आप 148 पे फिक्स कर दें। डॉलर चाहे 500 का भी हो तो आपको 148 के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो डॉलर के रेट पे दिया था, उनको पता था 300 तक डॉलर जाएगा तो मुनाफा ही मुनाफा आईपीपीज का, कमीशन ही कमीशन, मौजें ही मौजें। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको 148 पे फिक्स कर दिया और अब जब डॉलर 350 रुपए का या इससे ज्यादा कीमत का है, लगभग 300 रुपए के आस पहुंचा हुआ है, तो नतीजा पता क्या निकलना था। अगर इमरान खान साहब ये डॉलर रेट 148 पे फिक्स ना करते तो आज पाकिस्तान के ऊपर 2500 अरब के बजाय 5000 अरब चढ़ता हर मर्तबा और पाकिस्तानियों को ये पे करना पड़ता। तो अब भी जो है वो वफाकी वजीर पानी और बिजली ने खुद कहा कि जनाब हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 1 यूनिट होती है और जो हम पैसे देते हैं वो 4 यूनिट के देते हैं। नाजरीन, आपको बोर्ड ऑफ पीस याद होगा, साबिर शाकिर साहब इसको बोर्ड ऑफ नेतन कहते हैं, नेतन्याहू। तो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया था इसराइल की सपोर्ट के लिए अमेरिका की जानिब से, पाकिस्तान उसका हिस्सा बना, आपको अच्छी तरह याद होगा। अब वो मुतहरिक हो गया बहुत तेज़ी से और वो अपना काम शुरू कर चुका है। बोर्ड ऑफ पीस के तहत बहुत सारा जो दिफाई साजो सामान है, गाड़ियाँ हैं, इक्विपमेंट है, वो गज़ा में पहुँचाया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, इसके मुताबिक फ़लस्तीनियों को मैसूर पनाहगाहों में धकेल दिया जाएगा और फ़लस्तीनी वहाँ पे बंद हो जाएंगे और ये पूरा जो एरिया है ना गाज़ा का, ये एक अजीब जंगल बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो अमीरों के इलाके हैं वो डेवलप किए जाएंगे, बहुत महंगी महंगी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बहुत दूर दराज से लाके लोगों को बसाया जाएगा। तो यहाँ रियल स्टेट का एक कारोबार होगा और बीच में छोटी छोटी जेलें कायम की जाएंगी, छोटी छोटी कैद खाने कायम किए जाएंगे जहाँ पे मजबूर और गरीब फ़लस्तीनियों को रखा जाएगा और इन फ़लस्तीनियों से चाकरी और काम और गुलामी करवाई जाएगी उन बड़े और ताकतवर लोगों की जिनको ये इलाका गिफ्ट किया जा रहा है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो गया और इस पे काम हो गया तो आप देखिएगा ऐसे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, मेरी ये पेशन गोई है और बाकायदा जो डिज़ाइन है उसको देखे तो आपको इसका आइडिया हो जाता है। अरब ममालिक के अंदर बहुत सारे तज्जियाकार इसके बारे में इसी अंदाज में ना सिर्फ बात कर चुके हैं बल्कि वेस्टर्न तज्जियाकार भी इसको ऐसे ही बयान करते हैं। नाजरीन, जो इस वक्त खामनाई है, मुश्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी जान को ख़तरा है और देखें उनको सामने आना होगा उस वक्त जब उनके वालिद की तदफीन होगी और उसके लिए 6 जुलाई का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंचेंगे ईरान में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। कुछ और आलमी रहनुमा उनको भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे। तो दुनिया भर से लोग जा रहे हैं ईरान में और यही एक गारंटी है ईरान के लिए कि उस बीच में कोई हमला हमारे ऊपर नहीं होगा और हम तदफीन कर पाएंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की, शहीद की। तो अब दुनिया से लोग जा रहे हैं, सहाफ़ी भी जा रहे हैं, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो हैं वो ईरान में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का ख़तरा मौजूद है कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा मुश्तबा खामनाई को और उनके ऊपर मुस्तकबिल में अटैक किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बयान जारी किया और वो इसराइल की जानिब से बयान जारी किया गया जिस पे ईरान ने फौरी तौर पे वार्निंग दी है। इसराइली वज़ीर दिफा काटस की जानिब से खामनाई को मौत का हदफ करार देने पर इराक़ची ने इसराइल को वार्निंग जारी की है। वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने बुध के रोज़ खबरदार किया कि हमारे अवाम और क़यादत के ख़िलाफ़ किसी भी ख़तरे का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस बात का पाबंद किया है कि वो तिलुलबैब में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद रखे और इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने अपने आका को नज़रअंदाज किया तो ईरान उन्हें बहुत बुरा सबक सिखाएगा। अब ये इसराइल ने कहा कि वो मौत का निशाना बन सकते हैं, मौत का हदफ हैं खामनाई, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ताबड़तोड़ किस्म का जवाब देंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि खैर आफियत के साथ ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाए
और उसके बाद कोई इस तरह की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल मजीद कोई खतरा पैदा कर सके पूरे रीजन में। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर फिर हम आने वाले दिनों में बातचीत करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।